नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एंजेला मार्केल जी दरअसल जर्मनी की चांसलर ने चीन को किया बैन। कहा चीन केवल और केवल एक्सपोर्ट करना जानता है, अपने देश में हमारे देश के प्रोडक्टों को इम्पोर्ट नहीं करता है, इसलिए अब किसी भी कीमत पर उसके भी सामानों को नहीं लिया जाएगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ट्रेड वार सीधा सीधा करने का ऐलान। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर से पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। एलओसी पर भारतीय सेनाओं ने दिया मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, कंगाल हुआ पाकिस्तान, टमाटर के दाम हुए 300 पार। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत के साथ जब से व्यापारिक रिश्ते खत्म किया, चीन कंगाली पे कंगाली होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि जहां दवाइयां महंगी बिक रही हैं, वहीं सब्जियों के दाम में भी आग लगे हुए हैं। टमाटर, दूध, दही, सबके दाम हम आपको बताएंगे। आपको लगेगा कि पाकिस्तान अंतिम सांस यानी वेंटिलेटर पे चल रहा है। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह देश न केवल कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा, और अगर आपको भी इंडियन आर्मी में पूरी तरीके से भरोसा है और गर्व है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन को लगा एक और बड़ा झटका। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने फिलहाल चीन को दी चेतावनी, यूरोप में बीजिंग नहीं कर पाएगा व्यापार। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने चीन को चेतावनी दे दी है। दरअसल जर्मनी यूरोप में बीजिंग द्वारा व्यापार करने के रास्ते को सीमित करने का ऐलान कर दिया है। एंजेला ने कहा है कि अगर चीन एक बड़ी शुरुआत प्रदान करने के लिए सहमत नहीं हुआ है तो चीन केवल और केवल यूरोपीय देशों में अपने प्रोडक्टों को एक्सपोर्ट करता आ रहा है, जबकि इंपोर्ट के नाम पर ट्रेड वार केवल और केवल चंद सामानों को लेता है। ऐसे में आपको बता दें कि जर्मनी की चांसलर ने चीन को खुलेआम चेतावनी दे डाली है। दरअसल मार्केल ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से कहा है कि अगर कुछ क्षेत्रों के लिए चीन की ओर से कोई बाजार पहुंच नहीं है तो निश्चित रूप से इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा कि यूरोपीय बाजार में बाजार की पहुंच कम होगी। मार्केल यूरोपीय संघ के 2 दिवसीय विशेष सम्मेलन के बाद ब्रसेल्स में शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा है कि चीन आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मसले पर व्यापारिक रिश्तों को बढ़ा रहा है, खास करके व्यापारिक रिश्तों में बढ़ावा तो करता है, लेकिन अपने प्रोडक्टों को देश में कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने पर ध्यान देता है, जबकि इंपोर्ट के नाम पर कोई चीज़ें नहीं होती हैं। जबकि ट्रेड वार यही है और ट्रेड के नाम पर चीन धोखेबाजी कर रहा है यूरोप के साथ, इसलिए इस तरीके से हम चीन को अपने यहाँ चीन के सामानों की एंट्री नहीं होने देंगे। तो एंजेला मार्केल की बात का अगर समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। हम चलते हैं अगली अपडेट पाकिस्तान से निकल के आ रही है, सीज फायर एलओसी से बड़ी खबर। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन, एलओसी पर गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया करारा और मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की कई चौकियां फिर से की हैं ध्वस्त। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ जिले के मनकोटा इलाके में पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की है और मोर्टार भी दागे हैं। भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को माकूल और करारा जवाब दिया गया। आपको बता दें, पाकिस्तान के लगातार बिना उकसावे से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है। इससे पहले भी 1 अक्टूबर को भारतीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त भी इंडियन आर्मी ने चीन पाकिस्तान के 7 से 8 चौकियों को तबाह कर दिया था। और आज भी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के 4 से 5 चौकियों को तबाह कर दिया है। और एलओसी से सटे जहां पाकिस्तान अपनी मूवमेंट बढ़ा रहा है, इंडियन आर्मी उन जगहों पर स्ट्राइक कर रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, कंगाल हो रहा है पाकिस्तान, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, दूध दही के दाम भी नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान में भयंकर महंगाई की मार से झेल रहा है कंगाल पाकिस्तान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान से रिश्ता खराब हुआ तो वो धमधा के टमाटर की बांग्लादेश से आपूर्ति बढ़ गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश से टमाटर तो खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान में टमाटरों की महंगाई तेज़ी के साथ टमाटर के महंगे हो रहे हैं। न केवल टमाटर बल्कि तमाम चीज़ें, दूध दही दाल से लेकर आम रोज़मर्रा के जीवन पर बड़े पैमाने पर जो चीज़ें अपने यहाँ 20 से 30 रुपए किलो मिल रहे हैं, वहाँ पे 200 से 300 रुपए किलो मिल रहे हैं।
एक तरफ चीन की जीडीपी, दूसरी तरफ चीन की कंगाली, तीसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई और पाकिस्तान की कंगाली और इमरान खान का रोना। किसी भी बात में प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले लेना यह इमरान खान के लिए सारे मसले का हल है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान में महंगाई हुई तो अब समझ में नहीं आ रहा है इमरान खान को कि इस पर पीएम मोदी का नाम लिया जाए या फिर नहीं, क्योंकि हर मसले पे पीएम मोदी का नाम लेकर बचने की कोशिश करने वाला इमरान इस बार जमकर घेर चुका है अपने देश में और इमरान खान का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। कोरोना, चीन से निकले कोरोना को भारत का कोरोना कहने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री चीनी कोरोना वायरस से हो गए संक्रमित। जी हाँ, उनकी आवाज़ को सैनिटाइज किया गया है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप नेपाल के प्रधानमंत्री के आवास में ही घुस गया है। एक तरफ जहां चीन का समर्थन करने वाले नेपाली की बोली, जहां एक तरफ भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं कोरोना को लेकर भारत का जिम्मेदार ठहरा था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो कोरोना फैल रहा है वो भारत से ज़्यादा फैल रहा है। इस चीनी वायरस का उन्होंने समर्थन किया था और आज इसी चीनी वायरस के लपेटे में आ गए हैं नेपाल के पीएम ओली और उनकी बदल गई है बोली, क्योंकि संक्रमण से हो गए हैं शिकार। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पूरी तरीके से हो रहा है सैनिटाइज। और नेपाल में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं दोस्तों, भारत ने फिलहाल एक मित्र देश होने की वजह से न केवल नेपाल के पीएम ओली के लिए बल्कि नेपाली जनता के लिए पीएम मोदी ने अभी 2 अक्टूबर को लगभग 30 से ज़्यादा एम्बुलेंसों को भेजा था और कई बसों को फ्री में यानी मुफ्त में दे दिया था ताकि आप अपने कोरोना के मरीजों को बचा सकें। और अब तो देखते ही देखते वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली भी इसकी रडार में आ गए हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना संक्रमित होना चीन के लिए खतरे की घंटी, कुछ बड़ा निर्णय ले सकता है अमेरिका। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने के बाद उसके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं सभी लोग उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं, जबकि पत्नी मेलानिया संग उनका वॉल्टर रीड मेडिकल में इलाज चल रहा है। हालांकि ट्रंप ने अपने ठीक होने की बात कही है। इसके साथ ही संक्रमित होने के बाद चीन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि पहले ही ट्रंप चीन पर कोरोना वायरस का प्रसार करने का आरोप लगा चुके हैं, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों में भी कड़वाहट भी आई है। अब पूरे अमेरिका के साथ देश का प्रमुख भी संक्रमण और ग्रस्त हो चुका है। ऐसे में चीन के प्रति अमेरिका पहले से ज़्यादा कड़ा रुख अपना सकता है। इससे पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए आयोजित बहस में भी कोरोना के लिए चीन को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि स्वस्थ होने के बाद कुछ बड़ा ऐलान और एक बार फिर से अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए हम तैयार और खड़े होंगे और फिर से हम अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें वीक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर आरोप लगाया। नवाज शरीफ के मोदी और जिंदल से है लिंक, कहा देशद्रोह से रोकने पर सेना से है टकरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष राजनीतिक सहायक डॉक्टर शहबाज गिल ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और कारोबारी सज्जन जिंदल के साथ मिले होने का आरोप लगाया। राजनीति में सेना के दखल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवाज शरीफ पर देशद्रोह के आरोप लगाते हुए गिल ने कहा है कि फिलहाल PLMNA सुप्रीमो नवाज शरीफ सेना को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि सेना ने उन्हें मोदी और जिंदल के लिंक और देशद्रोही गतिविधियों के लिए सवाल किया था। गिल ने यह भी आरोप लगाया है कि शरीफ और उनकी सरकार कुलभूषण जाधव को पकड़े जाने की घोषणा करने को तैयार नहीं थी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने नवाज शरीफ सरकार को मानने के लिए बहुत कोशिशें की, क्योंकि सेना की ओर से इसकी घोषणा से संदेश जाता है कि पाकिस्तान की सरकार इसमें साथ नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान का कोई नया पैतरा नहीं है, क्योंकि अगर जब पाकिस्तान में विरोध बढ़ता है तो पाकिस्तान को विरोध को शांत करने के लिए पीएम मोदी का नाम लिया जाता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। अमेरिका में जिस हॉस्पिटल में चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का इलाज, उसके बाहर दिखा संदिग्ध बैग, चीन पर बड़ा आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसके बाहर संदिग्ध बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई है। वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के बाहर संदिग्ध पैकेट मिला। बम डिस्पोजल स्क्वाड बैग की जांच में जुटा है। आपको बता दें कि फिलहाल इसके अंदर आपको चीनी प्रोडक्ट होने का दावा निकल के आ रहा है।
चीन से ये बैग बताया जा रहा है, चीन का बैग। और चीन बड़ी साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कर रहा है कि कैसे करके अमेरिका का राष्ट्रपति दोबारा होने से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए। और अगर इसके बावजूद चीन को और कोई बड़ा कदम उठाता है, यहाँ तक कि चीन अमेरिका को ठिकाने लगाने की भी बात डोनाल्ड ट्रंप को सोच रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा ऐलान है, जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ऐलान। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया में कोविड-19 महामारी की वैक्सीन या टीका के प्रति भी लोगों की आशाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हालांकि दुनिया भर में वैक्सीन पर शोध हो रहे हैं, कुछ वैक्सीन में भी ट्रायल हो रहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को संडे संवाद 4 के जरिए सोशल मीडिया यूजर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार की योजना 40 करोड़ से 50 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्राप्त करने और उपयोग करने की भी है। राज्यों की अक्टूबर के अंत तक प्राथमिकता के तौर पर जनसंख्या समूहों का विवरण भेजने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम पंक्ति में कोविड-19 रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन की खरीद केंद्रीय रूप से की जाएगी। वैक्सीन की प्रक्रिया खेप को रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। तो दोस्तों, जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का भारत ने किया ऐलान। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार के खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश। बड़ा खुलासा हुआ है खुफिया विभाग का। जी हाँ, आपको बता दें कि मामले में योगी सरकार हाथरस मामले में योगी सरकार को भेजी गई खुफिया जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों की योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक साजिश के अहम सुराग मिले हैं। हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश की बात भी सामने आ रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश भी रची गई थी। इसके लिए बाकायदा फंडिंग की भी बात सामने आई है। यूपी सरकार को भेजी गई खुफिया रिपोर्ट की बात माने तो हाथरस के बहाने यूपी में जातीय समीकरण और उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई है। दंगे भड़काने के लिए अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया जा रहा है। उधर सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग और प्रमाण मिलने पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। साजिश में पीएफआई, एसडीपीआई और सरकार के निशाने पर रहे माफियाओं की मिली भगत के ठोस सबूत मिले हैं। प्रदेश में अराजकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग भी बात सामने आई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इतनी उतावली कैसे हुई। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी साजिश योगी सरकार के खिलाफ कर रही है। और दोस्तों, योगी सरकार के खिलाफ ये साजिश ही है क्योंकि जिस माँ ने पहले दिन कहा था कि फिलहाल हमारी लड़की के साथ गलत काम बलात्कार नहीं हुआ है बल्कि उसको पीटा गया है, जिसके बाद साजिश के तहत रेप का चार्ज बढ़वाया गया और फिर 4 लड़कों को फंसाया गया ताकि जातीय उन्माद पैदा किया जा सके। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि सीबीआई जांच के ऐलान कर दिए हैं। दोषी पकड़े जाएंगे, निर्दोष को सजा नहीं होने देंगे। सीएम योगी का बड़ा ऐलान है। और अब उनके कुछ ऐसे लोगों को पेट में दर्द होने लगा है सीबीआई जाँच के नाम से, जो ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड इस खास करके कारनामे को अंजाम दिया था हाथरस केस को। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक बार फिर से आज कुछ विपक्षी जाने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। हाथरस में योगी की पुलिस ने जमकर लठियाया। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के हाथरस जिले के चांदपा कोतवाली इलाके में युवती से कथित दुष्कर्म मामले में लोगों का आक्रोश जहां एक तरफ बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अभी मामला जांच का विषय है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से मीडिया ने निर्णय सुना दिया और ख़ास करके विपक्षी पार्टियों ने ये मान लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश नज़र आ रही है। तो दूसरी तरफ आज भी विपक्षी पार्टियां आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भरपूर राजनीति करने की कोशिश की और यही कारण है कि वो हाथरस में जाने के लिए कूच किए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ताबड़तोड़ डंडे भी बरसाए, क्योंकि अभी जहां एसआईटी की जांच चल रही है तो वहां आप जाकर एसआईटी की जांच पर बाधा क्यों बनना चाहते हैं, और इस वजह से फिलहाल एंट्री नहीं मिली। हालांकि 5 लोगों का जो नियम है, 5 लोग जाने पर एंट्री मिली है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 5 लोग जाने के बजाय आप जब गाइडलाइंस कल ही
योगी सरकार ने जारी कर दिया है कि 5 लोग प्रतिनिधि जा सकते हैं। उसके बावजूद 500 लोगों को लेकर आने की समाजवादी पार्टी की क्या ज़रूरत पड़ गई? 5000 लोगों को कांग्रेस को लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? आरएलडी को आखिर 500 लोगों को लाने की ज़रूरत? तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये फुल्ली राजनीति हो रही है। आपको इसमें क्या लग रहा है? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं अगली अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में मच गई फूट, लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन से बाहर। आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा और जदयू। दरअसल बिहार चुनाव में अक्टूबर नवंबर महीने में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है, तो वहीं एनडीए ने भी सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मुहर लगा दी है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में भाजपा और जदयू आधी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा की 243 सीटों में से जदयू और भाजपा 119 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और शेष 5 सीटों को जीतन राम मांझी को हम के लिए छोड़ा गया है। शनिवार देर तक चली बैठक में भाजपा और जदयू ने इसी फॉर्मूले पर अपनी सहमति बनाई है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी को इससे बाहर रखा गया है। इससे पहले चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा था कि संसदीय दल की बैठक में इस बात पर फैसला हो जाएगा कि क्या लोजपा एनडीए में शामिल होगी या फिर नहीं। अब आपको बता दें कि उनकी संसदीय दल की बैठक भी हो गई है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि पीएम मोदी को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के साथ में रहेंगे, जबकि बिहार में नीतीश कुमार का जो खास करके नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, राहुल गांधी पंजाब पहुंचे। पंजाब की रैली में कहा कि किसान कृषि बिल कानून को पहली ही मीटिंग में कूड़े के कचड़े के ढेर में फेंक देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कृषि कानून पीएम मोदी के द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में पंजाब में आज राहुल गांधी ने रैली की है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनते जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यानी राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वैसे ही वो तत्काल पहली मीटिंग में कृषि कानून बिल को कूड़े के कचड़े में डाल देंगे, कूड़े के ढेर में। तो अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, राजनीति भरपूर हो रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सीएम योगी 3 लाख नई नौकरियां निकालने का ऐलान किया है। प्रक्रिया शुरू होने के 6 महीने के भीतर मिलेगी नियुक्ति पत्र। राज्य सरकार अलग अलग विभागों में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ महीनों में करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगी। सीएम योगी ने शनिवार को कहा है कि जल्द ही नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को सरकारी आवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद के आधारभूत प्रशिक्षण के बाद डीएसपी और सहायक अभियोजना अधिकारी के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया गया। सभी विभागों से रिक्तियां का ब्यौरा भी लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे राज्य में ही रोजगार मिलेगा। युवाओं को खाली नहीं बैठने देंगे, रोजगार देकर ही रहेंगे। तो सीएम योगी ने 3 लाख नौकरियां देने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर बताने, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।